हेलो एवरीवन। सभी प्यारे विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार अपने घर टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी सीटेट की पढ़ाई कंटिन्यू तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आज इसी सीक्वेंस में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ेंगे जिसका नाम है इंटेलिजेंस। आपने ये देखिएगा कि जो मैंने पार्ट 2 बना रखा है इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। चूँकि बहुत लंबी क्लास थी, टॉपिक भी ये बहुत लेंदी है, बड़ा है ना, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं वे फर्स्ट पार्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी से देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 पे आएंगे और क्वेश्चन सीरीज करेंगे। ठीक है, इस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी ऐड है ना। तो आइए देखते हैं। ये आज हम लोगों को कंटेंट करना यहाँ पर है और इसमें ये हमने कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हमने ऐड कर रखे हैं। इन चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, आशा है कि इस बार भी आ सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ठीक से और पेशेंस के साथ पढ़ना है। दूसरी बात ये है कि इंटेलिजेंस को मैंने उतना ही रखा है जितना आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ इंटेलिजेंस कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत लंबी क्लास चली जाएगी अगर इंटेलिजेंस के हर सेक्शन पर हमने ध्यान देना शुरू कर दिया। आज की क्लास को यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये बेटा हम लोगों का अपना फेसबुक पेज है ना, आप मुझे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें क्योंकि इसकी मैं पीडीएफ आपको यहीं पर सेंड कर दूंगा और आप चाहें तो अपने नोट्स भी यहाँ से बना सकते हैं, है ना। और अगर सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेंगे। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं और हमारी फैमिली अपने परिवार से जुड़ना चाह रहे हैं तो वो बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि अगली नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, आप इसको कर लेंगे, है ना। और सीटेट अंत तक मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और मटेरियल आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो है बुद्धि का त्रिपाची सिद्धांत। ठीक है, जिसे स्टर्नबर्ग ने दिया था। और स्टर्नबर्ग देखिए क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं ये। इनके अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। कहने का मतलब ये है कि स्टर्नबर्ग कहना चाह रहे थे कि अगर किसी व्यक्ति में बुद्धि नहीं है, कम है, या हर व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ समायोजन उतना ही कर पाता है जितनी इसके अंदर बौद्धिक क्षमता होती है। ठीक है, और यह बात कहते हुए उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग था घटिकी बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिसे हम लोग एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। आगे हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा भी करने वाले हैं। अनुभविक या सर्जनात्मक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि या फिर व्यवहारिक बुद्धि। इनके नाम बेटा बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। अभी हम लोग जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो ये बहुत सारे नाम जब आएंगे तब आपको स्टर्नबर्ग याद नहीं आएंगे और त्रिपाची सिद्धांत भी याद नहीं आएगा। इसलिए अभी टाइम है और कॉन्सेप्ट बहुत ठीक से आना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे। आते हैं एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। घटिकी बुद्धि क्या इसको कहते हैं, इंग्लिश नेम बहुत ज़रूरी होगा यहाँ पे याद रखना। कंपोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है। और ये होती क्या है, स्टर्नबर्ग कहते हैं कि इस बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति किसी समस्या के समाधान करने के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। मतलब अगर किसी समस्या का समाधान इस तरीके का कोई बुद्धि वाला व्यक्ति कर रहा है तो सबसे पहले जो सूचनाएं उसको मिलेंगी उस पर वो विश्लेषण करेगा। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों में क्रिटिकल थिंकिंग पाई जाती है। आलोचनात्मक चिंतन वो किसी भी विषय पर करते हैं और तर्क करते हैं, है ना। यूं ही किसी समस्या का समाधान वो एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही तो किसी समाधान को ऐसे सामान्यता वो बोलते हैं जब तक वो प्रॉपर उस पर एनालिसिस ना कर लें। आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक तस्वीर यहाँ पे लगा रखी है। ये
एनालिटिकल थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इस तरीके के इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं ना, उनके दिमाग की बत्ती कुछ इसी तरह जलती रहती है, उनके अंदर सूचनाओं का एनालिसिस कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। ठीक है, वो किसी भी विषय पर उनका चिंतन लगातार अनवरत रूप से और काफ़ी शुद्ध रूप में होता ही रहता है। ठीक है, तो ये स्टर्नबर्ग कहना चाह रहे थे। अगला भाग जो उन्होंने बताया था वो है आनुभाविक या एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, क्रिएटिविटी वर्ड आपने सुना होगा, है ना, उसी पर ये बात कर रहे हैं। इस बुद्धि का प्रयोग कर व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने हेतु अपने पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप में प्रयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिएटिव थिंकिंग होगी यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे हमने जो तस्वीर लगाई है उसके दिमाग के अंदर कुछ इस तरीके से बनना बिगड़ना लगा हुआ है। ठीक है, क्रिएटिविटी है ना। तो सृजनात्मक रूप से समाधान करने की क्षमता जिनमें पाई जाती है उनके पास किस तरीके का इंटेलिजेंस होगा? क्रिएटिव इंटेलिजेंस होगा, या इसको एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके स्टर्नबर्ग बता रहे थे। चलते हैं, लास्ट इनका सेगमेंट पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सांदर्भिक बुद्धि एक भाग उन्होंने और बताया था, जिसको कॉन्टेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है। मतलब ये है कि कुछ लोग प्रैक्टिकल सोचते हैं, क्योंकि उनके अंदर किस प्रकार का इंटेलिजेंस होगा? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, मतलब वो उन्हीं तथ्यों के बारे में सोचेंगे जो घटित हो सकते हैं, जो है नहीं, जिनकी संभावनाएं कम हैं, उनके बारे में वो कल्पना बहुत कम कर पाते हैं। इस बुद्धि वाले व्यक्ति अपने पर्यावरण से जल्दी अनुकूलित होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रगल नहीं करेंगे, कुछ क्रिएट वो करना नहीं है उनको, क्योंकि क्रिएटिव इंटेलिजेंस उसके अंदर होती नहीं है। एनालिसिस वो बहुत ज़्यादा करते नहीं हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल बुद्धि उनके अंदर होती है, इसलिए जो भी मौजूद होता है उन्हीं के साथ वो एडजस्ट हो जाते हैं। इस बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति अपने रोजमर्रा की समस्याओं से निपटने के लिए करता है। आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं समझाऊंगा, ये सामान्यतः सभी में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। इस प्रकार की बुद्धि हम लोग कब पर्यावरण से स्ट्रगल करते हैं, जिस तरीके का माहौल हमको मिलता है, जैसा परिवेश, जैसी भौगोलिक स्थितियाँ हमको मिलती हैं, हम उन्हीं में ज़्यादातर एडजस्ट कर जाते हैं। क्या ऐसा है कि हम उसमें कुछ क्रिएटिविटी पैदा करें, एनवायरनमेंट में मूल चूल परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, है ना? और ये करता कौन है? ये करते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस वाले। मतलब इनके अनुकूल अगर एनवायरनमेंट नहीं होता है तो वो उसे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और दूसरी बात है कि एनवायरनमेंट से प्राप्त सूचनाओं को एनालिसिस करते हैं जो व्यक्ति, उनके अंदर घटकी बुद्धि पाई जाती है ना। तो कह सकते हो कि जो एवरेज औसत व्यक्ति जो होते हैं, है ना, उनके अंदर कॉन्टेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अधिक होता है। ठीक है, तो ये 3 भागों में स्टर्नबर्ग ने बुद्धिमत्ता को डिवाइड किया था और यहीं तक हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं और सबने पार्ट 1 तो पढ़ ही लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो वो पढ़ लेंगे। और जो बेटा आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन करे हैं वो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर इंटेलिजेंस नाम का टॉपिक अभी कल परसों में ही डाला हुआ है, तो उसको देखेंगे आप वो लेक्चर, और देखने के बाद तब जाके आप यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, और ये टॉपिक 1 में ही था, बुद्धि पर सबसे पहला परीक्षण किसने किया? तो देखिए क्वेश्चन कुछ और हो गया है और हमने ऑप्शंस कुछ और बना दिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। बुद्धि पर सबसे पहला परीक्षण बिने साइमन ने किया था सन 1905 में। ठीक है, कोई नहीं, आंसर तो मिल ही गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर जा रहे हैं और ध्यान से समझेंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पशुओं, देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत क्या था? जो हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थी उसकी बात हो रही है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पशुओं व पौधों को पहचानना और उनका वर्गीकरण करना कहलाता है। ठीक है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो था वो हार्वर्ड गार्डनर का था। बेटा यहाँ देख लीजिए, ये टॉपिक मैंने कराया हुआ है ना। और हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के मल्टीपल इंटेलिजेंस के प्रतिपादक रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने
कुछ इस तरीके की बुद्धि के बारे में समझाया था। मैं थोड़ी बहुत चीज़ों को बताता जरूर रहूँगा, ठीक है। चलिए मैं बता ही देता हूँ कि जो प्राकृतिक बुद्धि होती है, प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है। इसी के संबंध में वो बता रहे थे, तो इसलिए इसका उत्तर जो बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? प्राकृतिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखिए, जिन विद्यार्थियों ने पहला पार्ट ठीक से पढ़ा उन्हें क्वेश्चंस करने में कोई समस्या नहीं होगी, आज भी नहीं होगी और आगे भी नहीं होगी, है ना। तो इसलिए आपके परीक्षा में कोई प्रश्न आपसे गलत ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप इंटेलिजेंस के फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वैविध्यपूर्ण का मतलब है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी लाती है, उसके अंदर से प्रभावित होते हैं, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सिद्धांत था गार्डनर का बहुविध सिद्धांत या मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी जा रही है, ठीक है। आगे आते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि। देखिए, अगर आपने हार्वर्ड के गार्डनर सिद्धांत को पढ़ा है तो तार्किक गणितीय बुद्धि उसी का एक पार्ट है, तो हम आंसर बना देंगे बहुविध सिद्धांत, क्योंकि बहुआयामी और बहुविध सिद्धांत जो था इसी का नाम है। और देखिएगा, शायद मैं आपको दिखा भी रहा हूँ आपको कि ये जो गणितीय बुद्धि कहाँ पर है भाई, देशिक हो गई। ये देखिएगा, तार्किक गणितीय बुद्धि, इस बुद्धि वाले व्यक्तियों में आलोचनात्मक चिंतन व तार्किक गणितीय क्षमताएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये हार्वर्ड गार्डनर का था, बहुविध सिद्धांत का था। क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहे हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि जो शारीरिक गतिक बुद्धि वाले लोग होते हैं उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो अपनी बॉडी के लचीलेपन से सृजनात्मकता को पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं वे नर्तक हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं और शल्य चिकित्सक हो सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको कंटेंट में बताए हैं, इसलिए थ्योरी को जरूर पढ़ें। कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा कि क्या कह रहा है। शल्य चिकित्सक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे जा रहे हैं, जिसको मैंने अभी भी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है ना। तो देखिएगा, स्टर्नबर्ग ने 3 सिद्धांत बताए हैं, देख लो, घटिकी बुद्धि, आनुभविक और सांदर्भिक, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसके अलावा उत्तर हमको नहीं बताना है, प्रायोगिक होना नहीं है, गणितीय बुद्धि थी नहीं वहां पर, व्यवहारिक बुद्धि को उत्तर बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वहाँ पर है, जिसको हम आनुभाविक, शायद 1 मिनट आप देख ही लो, है ना। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मतलब सांदर्भिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। लास्ट वाला सेगमेंट था उनका। अगले प्रश्न पर हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बहुबुद्धि के सिद्धांत संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? तो देखिएगा, कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी, अंतर्वैयक्तिक की अंतरावैयक्तिक? अंतरावैयक्तिक जिसको हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर से कई क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए हार्वर्ड गार्डनर को के मल्टीपल इंटेलिजेंस को ठीक से पढ़ लेना बेहद ज़रूरी होगा। आगे भी क्वेश्चंस बने रहेंगे इस पे। आते हैं, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी बेंच पर स्वयं द्वारा किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। स्कूल पीरियड में आपने भी देखा होगा, कुछ बच्चे लकड़ी की बेंच पे बैठते हैं और उसको बजाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और बजाएंगे भी तो अच्छा बजाते हैं, मधुर संगीत है, ऐसे नहीं कुछ भी बजा लेंगे। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में किस तरीके का बुद्धि स्तर है, तो सिंपल है कि उसके अंदर संगीत में बुद्धि है, और ये भी हार्वर्ड गार्डनर ने ही बताई थी, ठीक है। मैंने सोनू निगम की तस्वीर वहाँ पे लगाई थी, आपको याद होगा, ठीक है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी बालक का बुद्धि लब्धि स्तर 90 से 110 के मध्य हो तो उसे क्या समझा जाना चाहिए? आप IQ टेबल पढ़िए और जवाब दे दीजिए। सामान्य होगा,
IQ टेबल आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ रहे हैं हम लोग। हार्वर्ड गार्डनर के बहुपद सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार फिर पढ़ेंगे। देखिए, या तो आंसर देखो, प्रकृतिवादी तो बनना नहीं है, इसको हटा दीजिए। सीटेट में एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। या तो अंतरावैयक्तिक बनेगा या फिर अंतःवैयक्तिक बनेगा। दोनों में क्या फ़र्क है, इसको ज़रा समझ लेते हैं चल के। कहाँ समझोगे भैया? समझोगे आप मल्टीपल इंटेलिजेंस के पार्ट में। और देखिए, ये देखिए संगीतात्मक बुद्धि जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे, थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये देखिए मिल गया है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि मिल गई है और अंतःवैयक्तिक बुद्धि मिल गई है। अब समझिएगा, दूसरे व्यक्तियों के उद्देश्यों, भावों और व्यवहारों आदि को समझने की योग्यता जिसमें होती है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। इसमें आपके मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, धार्मिक नेता आ जाते हैं। अब जरा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को पढ़ लेते हैं। इस बुद्धि के अनुसार व्यक्ति अपनी शक्ति, कमजोरी को जानता है, अर्थात वह मानव अस्तित्व, जीवन के अर्थों को समझने के लिए क्या होता है, संवेदनशील होता है। ये दार्शनिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक नेता हो सकते हैं। तो इंट्रापर्सनल मतलब अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में अंतर समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्या कह रहे हैं? दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता जिनमें होती है वो अंतरावैयक्तिक बुद्धि वाले लोग होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। कह रहे हैं कि गार्डनर के बहुपद सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। आत्मबोध का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने संबंध में जान सके। ठीक है, समझ लो ना? अब देखो, ये समझिएगा, ये क्या कह रहे हैं, व्यक्ति अपनी शक्तियों और कमजोरी को एक मिनट अपनी शक्तियों और कमजोरी को समझता है। ठीक है, उनके बारे की बात हो रही है ना? तो यहाँ पर आपका इंट्रापर्सनल मतलब जैसे गांधी जी थे, उनके संबंध में बात हो रही है। कहने का मतलब है कि गार्डनर के बहुपद सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु तो सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है आपका अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? यहाँ देखिएगा, थोड़ा स्पेलिंग एरर हो गई है, आप समझते हो, कोई नहीं, उदाहरण ही है ये, है ना? तो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है भैया वे लोग जो शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। देखिए, जो भाषिक बुद्धि होती है ना, ये भी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा ही डिवीजन था जिसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में कहा गया था, जिसमें यह बताया गया था कि लेखकों में, कवियों में इस तरीके की बुद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, उम्मीद है बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। भाषिक बुद्धि किसे कहा जाता है? तो शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता की बात नहीं है। स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता की कोई बात नहीं है। सो उत्तर यहाँ पे सही हो जाता है बी। ठीक है, आज बेटा क्लास में यहीं तक रखूँगा क्योंकि कंटेंट भी है, आप कंटेंट को भी साथ में पढ़ेंगे। इसने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमने नहीं रखे हैं। आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे के लेक्चर्स करने वाले हैं, जहां पर वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ जल्दी ही डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि मेरा टारगेट जो है ना वो सीटेट में किसी भी सिंगल स्टूडेंट का 130 से कम का स्कोर नहीं होना चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब हमारी एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी, उस स्ट्रैटेजी पर हम काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। देखिए, कॉन्सेप्ट को सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब यही नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है
तो फिर हम उत्तर कैसे करेंगे? तो कॉन्सेप्ट को सीख लेना बेहद ज़रूरी काम था, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट पे काम कर दिया है। और भी जो जरूरी टॉपिक्स अभी रह गए हैं उनको भी करेंगे, बट एक नई स्ट्रेटजी हमने प्लान कर रखी है जो 1 मई से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग अभी जल्द ही डिस्कस करने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो कोई नहीं, आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और अपना ख्याल रहिए, मस्त रहिए बेटा। शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको अगले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। थैंक यू सो मच।